progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली डिप्रेसिव जो मूड डिसऑर्डर्स की जो एक मेन कैटेगरी है DSM-5 में, उसके अंडर उसके जो है वो उसके अंडर जो है वो पढ़ा जाता है। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर जो है ये DSM-5 में न्यू है। इससे पहले ये DSM-4 TR में ये डिसऑर्डर नहीं था। तो DSM-5 में इसको जो है वो न्यूली मर्ज किया गया है, न्यूली जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये बच्चों का डिसऑर्डर है। जिस तरह बच्चों के बहुत सारे और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस तरह ASD हो सकता है, जिस तरह ADHD हो सकता है, जिस तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है, जिस तरह और बहुत सारे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसी तरह डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर मूड, चूँकि जब अगर आपने DSM-4 TR पढ़ा हो, इससे पहले DSM-5 से पहले था, तो उसमें मूड डिसऑर्डर्स में बच्चों का कोई डिसऑर्डर नहीं था, ठीक है जी। लेकिन अब एक अलग से जो है वो बच्चों का डिसऑर्डर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि बच्चों में भी मूड डिस्टर्बेंस यानी इमोशनल डिस्टर्बेंस जो होती है वो हो सकती है। तो बच्चों में जब इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है तो उस लिहाज से इस डिसऑर्डर को डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का नाम दिया गया। यानी मूड की डिसरेगुलेशन होती है, बेज़ाब्तगी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली न्यू टू द DSM-5 में ये नया है। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर इज़ अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर। ये बच्चों का डिसऑर्डर है, करेक्टराइज बाय अ परवेसिवली इरिटेबल और एंग्री मूड। इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें बच्चे का मूड इरिटेबल और एंग्री होता है, गुस्सीला होता है, गुस्सा शो करता है बच्चा। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जिसको हम DMDD भी कहते हैं, इज़ अ चाइल्डहुड कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी होती है, एंगर और फ्रीक्वेंट इंटेंस टेम्पर आउटबर्स्ट। इसमें बच्चा जो है वो सडन बहुत ज़्यादा गुस्सा शो करता है, अग्रेशन शो करता है और बार बार शो कर रहा होता है। उसके साथ साथ जो है वो उसका मूड जो होता है वो इरिटेबल होता है। ऑल दो प्रेवलेंस इज़ लो अमंग द जनरल पॉपुलेशन में इसकी प्रेवलेंस जो है वो बहुत कम होती है। डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर इज़ कॉमन अमंग चिल्ड्रन ऑलरेडी बीइंग ट्रीटेड फॉर द साइकाइट्रिक इलनेस। उन बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन पाया जाता है जो किसी न किसी और नफसियाती मर्ज़ का जो है वो शिकार होते हैं। उनमें जो है ये डिसऑर्डर ज़्यादा, उनसे जो कोमॉर्बिडिटी है इस डिसऑर्डर की वो ज़्यादा पाई जाती है। ये आम तौर पर कहने का मकसद ये है, अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में ये बात करूं, कि वैसे तो जनरल पॉपुलेशन में ये आपको कम ही देखने में मिलता है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनमें दूसरे डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, जनरल पॉपुलेशन में आपको दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ ज़्यादा बच्चे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये हमें कम नज़र आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये होता नहीं है। बेसिकली ये उन बच्चों में पाया जाता है ज़्यादा जो किसी न किसी और डिसऑर्डर का जो है वो शिकार होते हैं। Symptoms of disruptive mood dysregulation disorder are common to the disorders such as bipolar disorder, oppositional defiant disorder और conduct disorder। अब डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स हैं वो आपको ऐसे बच्चों में ज़्यादा पाई जाएंगी, देखने में नज़र आएंगी, ठीक है जी, जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हों, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर का शिकार हों या कंडक्ट डिसऑर्डर का जो है वो शिकार हो। और इनकी और डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की सिम्टम्स जो हैं वो मोस्टली कॉमन होती हैं। द डिसऑर्डर ऑफन, कॉमन का मतलब है कि वही सिम्टम्स उसमें भी पाई जा रही होंगी और वही सिम्टम्स जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर, ODD यानी ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर और CD यानी कंडक्ट डिसऑर्डर में जो है वो पाई जा रही होंगी। कॉमन फीचर्स जो हैं इन सारे डिसऑर्डर्स में के होंगे। द डिसऑर्डर ऑफन को अकर विद डिप्रेशन, एंजाइटी और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर जो है ये बेसिकली को अकर करता है डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ और ADHD के साथ। Although medication is available to treat symptoms of the disruptive mood dysregulation disorder, family focused therapy typically has the best outcome। हालांकि DSM-5 के मुताबिक जो है वो बेसिकली या दूसरे लिटरेचर के मुताबिक इसकी मेडिसिन भी दस्तयाब है, इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो भी मौजूद है। बहरहाल फैमिली फोकस्ड थेरेपी जो है, दिस इज़ द बेस्ट treatment modality for the treatment of the disruptive mood dysregulation disorder।
The most prominent symptom of disruptive mood dysregulation disorder is an angry or irritable mood characterized by verbal or aggressive outbursts that are out of the proportion to the trigger. यानी इसके जो मेन करेक्टरिस्टिक हैं बेसिकली मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम जो है वो इसकी उसका गुस्सा या इरिटेबल मूड है बच्चे का। अब गुस्से में क्या करता है वो वर्बल अग्रेशन शो करता है या अग्रेसिव आउटबर्स्ट जो है वो तोड़ फोड़ भी वो कर सकता है, जो है वो सडन जो है वो गुस्सा शो करेगा अपना, और ये उस चीज़ से ज़्यादा होगा जिसकी वजह से गुस्सा। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने गाली दे दी तो आपको गुस्सा आया, उस गुस्से का एक लेवल होगा तो लेकिन यानी वो चीज़ जो गुस्सा पैदा करने का बायस बनती है, दिस इज़ द ट्रिगर बेसिकली। तो आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द ट्रिगर का मतलब ये है कि ये उस चीज़ से ज़्यादा होगा जो गुस्से की वजह बन रहा होगा। मसलन बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, हालांकि वालिद ने सिर्फ उसको यही कहा था कि बेटा आपको जो है वो पॉकेट मनी मैं शाम को दूंगा। अब इस पर इतना गुस्सा करने वाली बात नहीं थी, लेकिन वो इस बात पे जो है वो बहुत शदीद गुस्सा करेगा। वो इतना गुस्सा करेगा कि वो पैसे ना देने की वजह से इतना गुस्सा बनता नहीं होगा जितना वो कर लेगा, यानी वजह से ज़्यादा गुस्सा करेगा। द आउटबर्स्ट अक्कर एटलीस्ट 3 times ईच वीक। ये जो आउटबर्स्ट है, अग्रेसिव आउटबर्स्ट जो है वो हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा होना चाहिए। आउटबर्स्ट मस्ट अक्कर बोथ एट टू डिफरेंट लोकेशन सच एज बोथ होम एंड स्कूल। अच्छा, आउटबर्स्ट जो है वो कम से कम 2 लोकेशंस पे लाजमन होना चाहिए, स्कूल में और घर में। ठीक हो गया जी, क्योंकि इस अगर एक पे होगा तो फिर आप डायग्नोस नहीं करेंगे। बिटवीन आउटबर्स्ट द चाइल्ड मूड इज परवेसिवली इरिटेबल और अनहैप्पी। आउटबर्स्ट जब बच्चा बहुत ज़्यादा सडन गुस्सा शो करता है, फिजिकल हो जाता है, वर्बल अग्रेशन शो करता है, तो जब ये आउटबर्स्ट की एक जो है वो एपिसोड आती है, एक एपिसोड वो आउटबर्स्ट हुआ उसके बाद ख़त्म हो गया, फिर दूसरे आउटबर्स्ट हुआ, तो लेकिन ये दोनों आउटबर्स्ट जो हैं इनके दरमियान में जो पीरियड होगा वो इरिटेबल मूड और अनहैप्पी मूड के साथ होना चाहिए। यानी ये नहीं होगा कि बच्चा सडन से जो है वो आउटबर्स्ट हुआ है, उसके बाद बच्चा जो है वो ठीक हो गया, हंस रहा है, खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, फिर अचानक से उसको फिर अग्रेसिव आउटबर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो हमें है ये कहीं ना कहीं हमें साइकोसिस की तरफ इंडिकेशन देगी। लेकिन होना ये चाहिए कि बच्चा जो है वो इरिटेबल मूड के आउटबर्स्ट है, उसके बाद आउटबर्स्ट का जब एपिसोड या वो पीरियड या वो फेज़ ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का जो मूड है वो परवेसिवली यानी लगातार जो है वो इरिटेबल रहेगा। बच्चा हर वक्त चिड़चिड़ा सा रहेगा, इरिटेट नज़र आएगा आपको, और उसके साथ अनहैप्पी सा नज़र आएगा। देयर इज़ नॉट अ कोवर्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, ये जो आउटबर्स्ट है ना बेसिकली, या जो इरिटेबल मूड आपको नज़र आ रहा है या अनहैप्पी मूड नज़र आ रहा है, ये नहीं होगा कि बच्चा अंदर से होगा बाहर से ठीक नज़र आएगा, नहीं, दैट शुड बी द कोवर्ट। ये ओवर्ट, ये ओवर्ट होना चाहिए, ये दूसरों को नज़र आना चाहिए, ये टीचर्स नोटिस करें इसका, वालिदैन नोटिस करें इसका, बच्चे के दोस्त नोटिस करेंगे इसका। ठीक है, ये नहीं होगा कि बच्चा ऊपर से हंस रहा है, अंदर अंदर से वो उदास है या इरिटेबल है या गुस्सा में, ऐसा नहीं होगा, उसका गुस्सा नज़र भी आना चाहिए, तभी जो है वो हम उसको डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट DSM-5 डायग्नोसिस ऑफ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर कैन ओनली बी मेड बिटवीन एज 6 to 8। अगर बच्चे की उम्र 6 से 18 साल के दरमियान में है तब आप जो है वो उसको डायग्नोस करेंगे। मस्ट अकर बिफोर द एज ऑफ 10। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ये 10 साल से पहले पहले जो है वो स्टार्ट हो जाने चाहिए। आउटबर्स्ट मस्ट बी इनअप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल एज। ठीक है, बच्चे की जो डेवलपमेंटल एज है उसके इनअप्रोप्रिएट होगा, यानी छोटा बच्चा जो है वो मतलब उस उम्र में जितना गुस्सा बच्चे को आना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा होगा। Further, DSM-5 diagnostic criteria require that the pattern of the behavior must persist for at least 12 months। अब DSM-5 हम ये भी रिक्वायर है उसकी DSM-5 की डायग्नोसिस के लिए ये भी रिक्वायरमेंट है कि ये जो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन की सिम्टम्स हैं, यानी आउटबर्स्ट हो रहे हैं, इरिटेबल मूड हो रहा है, एंगर आउटबर्स्ट हो रहे हैं, एग्रेशन शो कर रहा है बच्चा, वो कम से कम 12 महीने लगातार होना चाहिए। As many as 92% of the children diagnosed with disruptive mood dysregulation disorder, 92% बच्चे जो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का जो है वो डायग्नोसिस हमने दिया हुआ होता है, आल्सो मीट क्लिनिकल क्राइटेरिया फॉर एन अदर डिसऑर्डर। उनके साथ साथ जो है 92% बच्चे ऐसे हैं जिनमें दूसरे डिसऑर्डर का भी क्लिनिकल क्राइटेरिया जो है वो मीट होगा, यानी कोई और भी नफ्सियाती बीमारी उसमें पाई जाएगी। यानी 92% ऐसे बच्चे विद डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर
ऐसे बच्चे होंगे जिनमें कोई और नफ्सियाती मसला भी होगा। एज मैनी एज 68% ऑफ द डायग्नोज चिल्ड्रन मीट क्राइटेरिया फॉर बोथ बिहेवियरल डिसऑर्डर एंड इमोशनल डिसऑर्डर। 68% बच्चे जो हैं वो ऐसे होते हैं जो दोनों क्राइटेरियाज यानी बिहेवियरल डिसऑर्डर का भी पाया जा रहा है और साथ इमोशनल डिसऑर्डर का भी क्राइटेरिया वो मीट कर रहे होंगे। Children with disruptive mood dysregulation disorder may also have attention deficit hyperactivity disorder, anxiety disorder, major depressive disorder और autism spectrum disorder। American Psychiatric Association कहती है कि वो बच्चे जिनमें मूड डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर पाया जाता है may also have, उनके अंदर ADHD भी होगा, एंजाइटी भी होगा, मेजर डिप्रेसिव भी होगा और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हो सकता है। चिल्ड्रन विद mood dysregulation disorder are at risk of the depression in later childhood or adolescence। ऐसे बच्चे जिनमें disruptive mood dysregulation disorder है आगे चल के अगली उम्र में adolescence में या यंग चाइल्डहुड में जो है वो उनके अंदर डिप्रेशन की जो है वो भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिटिल इज़ नाउन अबाउट इट्स कोर्स ऑफ एटियोलॉजी और एटियोलॉजी, इसकी वजूहात के बारे में इतना हमें नहीं पता। एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट इंक्लूड मेडिकेशन टू मैनेज मूड सिम्टम्स, बिहेवियर थेरेपी टू मैनेज टेम्पर आउटबर्स्ट एंड फैमिली थेरेपी टू एड्रेस सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन। लेकिन फिर भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, साथ बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं और साथ जो है वो फैमिली थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। तो जी ये था डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। बेसिकली होता क्या है, इसमें बच्चा जो है वो लगातार 12 महीने तक जो है वो उसका इरिटेबल मूड रहता है, एंगर आउटबर्स्ट होते हैं और उसके अलावा जो है बच्चे की उम्र 6 से 18 साल होनी चाहिए डायग्नोसिस के लिए। और डायग्नोसिस के लिए ये भी ज़रूरी है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये 10 साल से पहले स्टार्ट हो जाए। बिहेवियर थेरेपी इसमें यूज़ की जा सकती है, उसके अलावा जो है इसमें फैमिली थेरेपी यूज़ की जा सकती है, उसके अलावा जो है वो इसमें मेडिसिन्स फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ की जा सकती है। अलॉन्ग विद दिस डायग्नोसिस child may also suffered from the attention deficit hyperactivity disorder and child can also suffered from the autism spectrum disorder, anxiety disorder, depressive disorder and lot many other disorders जो है वो इसके साथ जो है वो को अकर हो सकते हैं। तो ये था जी डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। अगर आपको समझ आ गई है, अगर कि आपको फ्रूटफुल लगा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो जो है वो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।